गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 4th सितंबर इट इज और हमें डिस्कस करने आज के करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के रिवीजन के साथ। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था? द घग्गर रिवर नोन एज द रिवर ऑफ सॉरो ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लड इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ पंजाब। सो घग्गर रिवर को हमने डिस्कस किया था जिसे रिवर ऑफ सॉरो के नाम से जाना जाता है और पंजाब के किस इलाके में यह लोकेटेड है जो फ्रिक्वेंट बाढ़ के कारण न्यूज में रहती है, एंड दैट इज मालवा रीजन ऑफ पंजाब में यह है लोकेटेड है घग्गर रिवर। एंशिएंट टेक्स्ट में इसे सरस्वती रिवर के नाम से जाना जाता है। The next one, according to a recent ruling by the US Court of Appeals for the Federal Circuit, President Donald Trump exceeded his power under which US law while imposing certain tariff. So recently US Court of Appeal for the Federal Circuit इनके द्वारा एक मेजर स्टेटमेंट आया यहाँ पर अगेंस्ट द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पावर का यहाँ पर मिसयूज किया है। यूएस लॉ को यूज करके जो सर्टेन टैरिफ इन्होंने लगाए हैं वो सब इलीगल है, ऐसा इस कोर्ट ने पाया। और वह जो एक्ट है जिसका यूज डोनाल्ड ट्रंप ने किया illegal, and that is option number B, International Emergency Economic Power Act 1977. The next one, which Indian NGO has recently become the first Indian organization to receive the Raman Magsaysay Award? So एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है रमन मैग्सेस अवार्ड को, और रिसेंटली इंडियन एनजीओ को यह मिला है। पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया और किसे मिला है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फाउंडेशन टू एडुकेट गर्ल ग्लोबली। एडुकेट गर्ल्स ये जो फाउंडेशन है इसे मिला है द रमन मैग्सेस अवार्ड। ठीक है। द नेक्स्ट वन, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट वाज हेल्ड इन विद चाइनीज सिटी। सो एससीओ समिट अभी रिसेंटली हुई थी, पीएम मोदी अटेंड करने पहुंचे थे और किस चाइनीज सिटी में उसे होस्ट किया गया, एंड दैट इज तियानजिन में उसे होस्ट किया गया था। The Niveshak Didi Phase 2 program was launched in collaboration with which financial institution for last meal outreach? So recently निवेशक दीदी फेज 2 प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया। विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, यह विमेन के एजुकेशन इन्वेस्टमेंट फील्ड के लिए, और कोलैब करा है किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। द नेक्स्ट वन, Dhuliganga hydroelectric project, it was recently seen in news, is located in which state of India? उत्तराखंड में यह लोकेटेड है धूलीगंगा रिवर पर, एग्जैक्टली पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? उत्तराखंड का। The next one, the region called the Arc of Deforestation, identified as a major hotspot of forest loss and warming, is located in which tropical forest? So recently एक place यहाँ पर न्यूज में रहा, that is Arc of Deforestation, और ये एक मेजर हॉटस्पॉट बन चुका है जहाँ पर लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट लॉस को रिकॉर्ड किया गया, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। और कहाँ पर ये रीजन लोकेटेड है जहाँ का क्लाइमेट चेंज काफ़ी सीरियस है, ब्राज़ील में यह लोकेटेड है। एग्जैक्टली ब्राज़ील में जो अमेजॉन एरिया है उसके साउथ में यह लोकेटेड है, द आर्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन। The next one, according to a 2025 analysis by Carbon Brief, which two countries together proposed nearly 88% of the new coal power capacity worldwide in the first half of the year. So recently यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई by the Carbon Brief और इनके द्वारा बताया गया कि इस साल के फर्स्ट हाफ यानी 6 मंथ में जो ग्लोबल पावर्स है जिन्होंने 88% कोल पावर कैपेसिटी को शो किया है वर्ल्ड वाइड, और ओनली 2 कंट्रीज है, ये है इंडिया एंड दी चाइना। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो अदर 12% है वो कोल पावर कैपेसिटी में शो कर रहा है, लेकिन इंडिया और चाइना खुद मिलकर 88%, जिसमें चाइना काफ़ी बड़े लेवल पर है कोल प्रोडक्शन में, बेसिकली कोल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन इट इज। The next one, the Indian contingent participated in exercise Yudh Abhyas 2025 in Alaska belongs to which regiment of the Indian Army? So recently यहाँ से एक इंडियन जो रेजिमेंट पहुंचा अलास्का में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 में पार्टिसिपेट करने, और हमारी तरफ से जो रेजिमेंट गया है वो कहाँ से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर सी, मद्रास रेजिमेंट से यह पहुंचा है यूएसए के स्टेट में अलास्का युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करने। द नेक्स्ट वन, IEPFA को हम डिस्कस करें, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जिन्होंने रिसेंटली कोलैब करा निवेशक दीदी इनिशिएटिव के फेज 2 के लिए, और किस यूनियन मिनिस्ट्री के तहत जो IEPFA है ये फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के तहत ये फंक्शन करता है, जिसे लीड कर रही है निर्मला सीतारमण। ठीक है। द
नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस? सो इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या रहने वाली है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म. एंड पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च द बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रेडिट टू विच ग्रुप. सो रिसेंटली यहाँ पर बिहार की एक स्कीम जिसके तहत अफोर्डेबल क्रेडिट यानी बहुत कम इंटरेस्ट पर जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा. बिहार राज्य जीविका निधि स्कीम है यह, और पीएम नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इसे किस फील्ड के लिए लॉन्च करा है? जो विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप है अंडर जीविका, उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है रिसेंटली बाय द पीएम मोदी. द नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ आदिवानी, इंडियाज फर्स्ट AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज. सो यहाँ पर बीटा वर्जन आ चुका है आदिवानी का, जिसे रिसेंटली एक इंडियन जो मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च करा, सो दैट जो ट्राइबल लैंग्वेज इनका रियल टाइम में यहाँ पर अनुवाद ट्रांसलेशन किया जा सके. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का यह इनिशिएटिव है, IIT के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च कराया दी आदिवानी. नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, किस IIT के साथ इन्होंने कोलैब करा है आदिवानी को लॉन्च करने के लिए? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे. सो बैक टू द सेशन. लास्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन थे बिकॉज हमने 2 डेज को यहाँ पे कवर किया था. आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? प्लीज़ नोट, 2 सिस्टम इंटरेक्शन को हम डिस्कस करेंगे. रिसेंटली इंडिया में जो हैवी रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है जिसके कारण कई सारे इलाकों में बाढ़ देखी जा रही है, इसका रीज़न क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे. एंड एक तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इनका एक ऑपरेशन अभी न्यूज़ में रहा था. गुजरात रिसेंटली एक एरिया गुजरात का वो सिलेक्ट हुआ है मंगलयान रिसर्च स्टेशन के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे. यानी मंगलयान से रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च की जाएगी. सोलर ऑर्बिटर मिशन को हम देखेंगे और कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनका यह सोलर ऑर्बिटर मिशन है, बिकॉज इसके जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं जो हमें वर्ल्ड को काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे. स्पोर्ट्स न्यूज़ में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हम डिस्कस करेंगे. अभी लास्ट हमने देखा था यहाँ पर एक प्लेयर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. अगेन आज हम एशियन शूटिंग चैंपियनशिप को डिस्कस करेंगे. एक इंडेक्स न्यूज़ में है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग एंड अदर्स से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे. एक्सरसाइज युद्ध कौशल, इसे कहाँ पर होस्ट किया गया उसके बारे में जानेंगे. एंड इंडिया में यहाँ पर जो मोबाइल के टैंपर होते हैं उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट होने जा रही है. किसके साथ हमने कोलैब करा है, कहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन होगी, इसके बारे में हम जानेंगे. नेशनल न्यूट्रिशन वीक को हम डिस्कस करेंगे. रिसेंटली एक फेस्टिवल है उसे हम देखेंगे कल्चर करंट अफेयर में. एंड ल्यूपेक्स प्रोग्राम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द चंद्रयान 5 मिशन ऑफ इसरो. किसके साथ हमने कोलैब करा है उसके बारे में हम जानेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन. व्हाट इज मीन्ड बाय 2 सिस्टम इंटरैक्शन इन मीटियोरोलॉजी? सो यहाँ पर मौसम विज्ञान में 2 सिस्टम इंटरैक्शन, इस वर्ड का मतलब क्या है? दैट इज द क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जेंस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट वेदर सिस्टम एम्पलीफाइंग ईच अदर. यानी 2 डिफरेंट जो वेदर सिस्टम है अगर आपस में मिल जाएंगे, कन्वर्स हो जाएंगे, तो आपस में एक दूसरे की कंडीशन को और वर्स करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे. एंड दैट इज़ 2 सिस्टम इंटरैक्शन, जो सिचुएशन अभी इंडिया में चल रही है. सो यहाँ पर रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD उनके द्वारा वार्निंग ऑल ओवर इंडिया में है हैवी रेनफॉल के लिए, और उसका जो रीज़न बताया जा रहा है दैट इज़ 2 सिस्टम इंटरैक्ट. इट मीन्स अभी रिसेंटली इंडिया में 2 टाइप के जो मॉनसून सीजन है वो चल रहे हैं. जस्ट लाइक कौन कौन से नाम सुन लो यहाँ पर, साउथ वेस्ट मॉनसून ट्रफ एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और आपस में ये दोनों कन्वर्स हो चुके हैं. और इसी कारण सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो हैवी रेन है उसके केसेस यहाँ पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं मेजर फ्लडिंग में, जिसके कारण पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड यहाँ सब बाढ़ आई हुई है. इवन कर्नाटका में भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं. सो पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, इन दोनों जो मॉनसून पैटर्न है इन्हें हम डिस्कस करेंगे. दैट इज़ द 2 सिस्टम इंटरैक्शन जिसे रिसेंटली IMD ने पब्लिश किया है. हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया इसका कारण. सो साउथ वेस्ट मॉनसून ट्रफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. कहाँ से ये स्टार्ट होती है एग्जैक्टली? प्लीज़ नोट, साउथ वेस्ट मॉनसून ये जो मॉइस्चर है वो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से कलेक्ट करती है और मूव करती है नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया की तरफ. सो मेजर नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में जो बारिश होती है उसका रीज़न क्या है? साउथ वेस्ट मॉनसून ट्रफ. ठीक है. सेकंड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? PYQ में काफ़ी सारे क्वेश्चन इन 2 वर्ड से.
सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये स्टार्ट होती है मेडिटेरेनियन सी से और ईस्ट साइड यह फ्लो होती है मिडल ईस्ट, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब के ऊपर से बहते बहते हुए इंडिया में एंटर करती है द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सो रिसेंटली ये दोनों टाइप के जो मानसून सीज़न है इंडिया में चल रहे हैं आपस में कन्वर्ज हो चुके हैं, जिसके कारण जो वेदर सिचुएशन है वो एम्पलीफाई यहाँ पर हो चुकी है। जो रेनफॉल है वो इंटेंस हो चुकी है, नॉर्मल पैटर्न से बियॉन्ड है। लैंडस्लाइड का केस देखने को मिल रहा है, हिमालय में जो फ्लड है, बाढ़ है, वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू सिस्टम इंटरैक्शन, जस्ट बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून ट्रफ एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और क्लाइमेट चेंज जिसके कारण इंडिया में रिकॉर्ड किया गया। होप ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो चुके हैं। ओवरऑल कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगी, थ्योरी तो आपको समझ में आ ही चुकी है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बनता है कि ओरिजिनेट तो ये मेडिटेरेनियन सी से होती है, साइक्लोनिक स्टॉर्म है एक टाइप का, लेकिन वहाँ से ओरिजिनेट होकर ये ईस्ट साइड फ्लो होती है या वेस्ट साइड फ्लो होती है। प्लीज़ नोट, ईस्ट साइड यह फ्लो होता है द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और जो मिडल ईस्ट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब के ऊपर होते हुए हमारे पास पहुंचता है। एग्जैक्टली अपना जो मॉइस्चर है कैस्पियन सी से, और वहाँ पर और कौन सा एरिया है, मेडिटेरेनियन सी हो गया, उन सब अपना जो मॉइस्चर है वो कलेक्ट करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इंडिया में रेनफॉल के लिए रीज़न बनता है। ठीक है, होप ये दोनों वर्ड आपको क्लियर हो चुके हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं जो PYQ से रिलेटेड है। सेम थिंग, दो स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी और उसका आंसर आपको बताना है कि विच वन इज़ राइट और विच वन इज़ रॉन्ग। द फर्स्ट स्टेटमेंट, मॉनसून ड्यूरेशन लॉन्गर इन साउथ डिक्रीज टू वर्ड नॉर्थ, एकदम सही करेक्ट स्टेटमेंट है। जो मॉनसून ड्यूरेशन है साउथ में ज़्यादा होती है, नॉर्थ में डिक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज साउथ से जब नॉर्थ में होते हुए आते हैं तो बीच में क्या आते हैं, घाट आते हैं, वेस्टर्न घाट, और उसके कारण जो मॉइस्चर है वो वहीं पर एंड हो चुकी होती है और नॉर्थ इंडिया में कम बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। द सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो नॉर्दर्न प्लेन रेनफॉल है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट। सो डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट बंगाल बिहार टू वेस्ट पंजाब राजस्थान, यह भी एकदम सही पैटर्न है कि जो नॉर्दर्न प्लेन में जो रेनफॉल का पैटर्न है वो डिक्रीज़ होता है बंगाल बिहार से होते हुए पंजाब राजस्थान, यानी ईस्ट में ज़्यादा है और पंजाब राजस्थान यानी वेस्ट एरिया में कम है रेनफॉल का पैटर्न। सो ओवरऑल इंडिया में साउथ इंडिया में ज़्यादा बारिश है, जो ईस्ट इंडिया है वहाँ पर ज़्यादा बारिश है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू साउथ नॉर्थ में कम है, एज़ कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट में कम है। ठीक है, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एट लास्ट जो वेदर सिस्टम है, मॉनसून पैटर्न है, वो हमने डिस्कस करे साउथ वेस्ट मॉनसून ट्रफ, जिसके कारण ऑल ओवर इंडिया में बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि मेन रीज़न है नॉर्थ इंडिया में बारिश के लिए, और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जिसके कारण साउथ इंडिया में बारिश होती है। सो होप ये जो पैटर्न है टू सिस्टम इंटरैक्शन ये आपको क्लियर हो चुके हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे वो भी आपको क्लियर हो चुके हैं। मूविंग ऑन, कुछ अदर क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जो मॉनसून वर्ड से रिलेटेड है, बिकॉज इंडिया में अभी चल रहा है द मॉनसून। सो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिखाएं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड NDRF इन नागालैंड टू एनहांस प्रिपेयर्डनेस फॉर मॉनसून रिलेटेड डिजास्टर। सो एक्सरसाइज राहत यहाँ पर स्टार्ट करा था आर्मी ने NDRF के साथ मिलकर, कहाँ पर, नागालैंड में, सो दैट इनको ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा सके मॉनसून रिलेटेड डिजास्टर से। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, सो स्पोर्ट्स न्यूज़ को हम कवर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर क्वेश्चन आया है, लास्ट सेशन में नहीं था एक भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर। सो 16th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक नाम याद है आपको, लास्ट मैंने आपसे डिस्कस करा था, गिरीश गुप्ता, एंड तभी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था। सो गिरीश गुप्ता, इन्होंने 10 मीटर जो एयर पिस्टल इवेंट था उसमें इंडिया को दिलाया था गोल्ड मेडल, एंड दैट इज 16th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप, और ये अब कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ द क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली एट द 16th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप 2025, एंड दैट इज इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे टॉप करा है 16th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप, जो कहाँ पे होस्ट किया जा रहा था, कजाकिस्तान में। हमें यहाँ पर टोटल 50 गोल्ड मेडल मिले हैं, और ओवरऑल है 99 मेडल है, जिसमें से 50 तो गोल्ड है, 26 सिल्वर है एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास यहाँ पर आए। नाउ द प्लेयर्स, उन्हें हम डिस्कस करें। अंकुर मित्तल, इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मेंस डबल ट्रैप में।
इलावेनिल वलरवन, अर्जुन बबूता, इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है मिक्स एयर राइफल कैटेगरी में। नीरू ढांडा, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट विमेन जो गोल्ड मेडल है वो क्लिंच किया है, फर्स्ट विमेन यह बन चुकी है इस कैटेगरी में जिन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता। ओवरऑल इंडिया का परफॉर्मेंस अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला, बिकॉज 35 मोर मेडल इस बार हमारे पास आए हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट एडिशन जो कहाँ पे हुआ था, साउथ कोरिया में। ओवरऑल मेडल टेली में फर्स्ट रैंक पर इंडिया रहा, सेकेंड रैंक पर कौन रहा, कजाकिस्तान, एंड थर्ड रैंकर इज चाइना, एंड दैट इज द 16th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप होस्टेड बाय द कजाकिस्तान। लास्ट एडिशन साउथ कोरिया ने होस्ट किया था। सो एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप है, कब से ये स्टार्ट हुई थी, 1967 से ये स्टार्ट हुई थी, एंड नाउ 16th एडिशन पर हम पहुंच चुके हैं। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, सो ल्यूपेक्स प्रोग्राम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ल्यूपेक्स प्रोग्राम और यू कैन से द चंद्रयान 5 मिशन इट इज़। चंद्रयान 5 मिशन के लिए हम कोलैब कर रहे हैं यहाँ पर। ल्यूपेक्स प्रोग्राम के तहत हमारा चंद्रयान जो 5 मिशन है वो प्लान्ड है। एंड द क्वेश्चन, LUPEX program is jointly developed by which two space agencies? So they are JAXA and ISRO ने मिलकर प्लान करा है द LUPEX प्रोग्राम। JAXA इट इज़ जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। सो यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारे इंडियन PM है उन्होंने ISRO JAXA जो एग्रीमेंट है चंद्रयान 5 मिशन के लिए उसका वेलकम किया। सो LUPEX एक जॉइंट एफर्ट है बाय द ISRO एंड JAXA, एंड मेन गोल क्या है, मून का जो सदर्न पोलर रीजन है उसे एक्सप्लोर करना, वाटर उसकी सर्चिंग, अदर एलिमेंट्स को डिस्कवर करना, यही यहाँ पर गोल रहने वाला है। ओवरऑल यहाँ पर जॉइंट कोलैब में किया क्या जाएगा, जो भी लैंडर एंड रोवर जाएगा, सो जो लैंडर होगा वो ISRO डेवलप करेगा और रोवर होगा JAXA वो इसे डेवलप करेगा। ठीक है, ओवरऑल चंद्रयान 5 मिशन इट विल बी। मूविंग ऑन, सो यहाँ पे हम क्विकली जो चंद्रयान के लास्ट अपडेट थे, जो मिशन थे, उनका रिवीजन कर लेते। चंद्रयान 1 इसे कब लॉन्च किया गया था एग्जैक्टली 22 अक्टूबर 2008 में। इन डेट्स को ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान फर्स्ट इन 2008, और इसका मेन हमें रिजल्ट क्या मिला था, हमने हेमेटाइट को डिस्कवर किया था। यहाँ पर हेमेटाइट जो क्या है, रस्ट, उसके साइन यहाँ पर मिले थे। ऑर्बिटर मिशन रहा था चंद्रयान 1। उसके बाद चंद्रयान 2 उसे कब लॉन्च किया गया था, जिसका पार्ट रहा था ऑर्बिटर और लैंडर, लेकिन यहाँ पर लैंडर सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन ऑर्बिटर हमारा सक्सेसफुली पहुँच चुका था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। एंड द लास्ट चंद्रयान 3 उसे कब लॉन्च किया गया था, डेट ध्यान रख लेना, लॉन्चिंग डेट ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम पहुँचे थे लूनर की साउथ पोल पर सक्सेसफुली। जो रोवर है कंप्लीटली उसने लैंडिंग यहाँ पर की थी। सो 14 जुलाई 2023 को निकला था चंद्रयान 3, एंड 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग हमने रिकॉर्ड की थी यहाँ पर। ठीक है, दोनों डेट्स को ध्यान रख लेना चंद्रयान 3 से। एंड नाउ चंद्रयान 4 इट इज़ प्लान 2028 के बाद इसे हम करेंगे। देन आगे जाकर आएगा चंद्रयान 5 दैट इज बिटवीन ISRO एंड JAXA। ठीक है, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन एंड द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर एक मेजर ऑपरेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैसिव प्लान लॉन्च बाय तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी टू रेस्क्यू एंड रिजुविनेट द स्वर्णमुखी रिवर। सो रिवर इन न्यूज़ दैट इज स्वर्णमुखी रिवर, आंध्र प्रदेश की है स्वर्णमुखी रिवर, और रिसेंटली इस रिवर के रिजुविनेशन के लिए एफर्ट चल रहे, इसे रिवाइव करना है। सो इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया है आंध्र प्रदेश ने, दैट इज ऑपरेशन स्वर्ण। सो रिसेंटली तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन्होंने लॉन्च करा है ऑपरेशन स्वर्णा, सो दैट स्वर्णमुखी रिवर इसको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम लैंड इंक्रोचमेंट एंड इसे रिजुविनेट किया जा सके। जो भी लैंड का अतिक्रमण किया जा रहा है इस रिवर बेड के अलॉन्ग साइड, उसे यहाँ पर रोकना है। ओवरऑल स्वर्णमुखी रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, प्राइमरली आंध्र प्रदेश में ही फ्लो होती है, और आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में ये एंड हो जाती है। सम 130 किलोमीटर का इसका पाथ है यहाँ पर। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओवरऑल ध्यान रख लेना, स्वर्णमुखी रिवर इंडिया के आंध्र प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है।
The next one, which district in Gujarat has been identified as a Mars analog site due to presence of jarosite deposit? So recently यहाँ पर जो मंगलयान मिशन है सेकंड उसकी प्लानिंग की जा रही है और उसके लिए इंडिया में एक जिले के एक जगह को सिलेक्ट किया गया है एंड दैट इज़ फॉर मार्स एनालॉग साइट बिकॉज वहाँ पर एक रेयर जो मिनरल है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया गया और जो मिनरल का नाम है दैट इज जारोसाइट. जारोसाइट एक मिनरल है और ये जो मिनरल है सेम इसकी सिचुएशन जैसे मार्स पर है, मंगल ग्रह पर है, वैसे अर्थ पर है एंड दैट्स वाई गुजरात के इस जगह को सिलेक्ट किया गया है मार्स एनालॉग साइट के लिए. ये जगह कहाँ पर लोकेटेड है दैट इज़ द क्वेश्चन. कच्छ जिले में यह लोकेटेड है. कच्छ कहाँ का पार्ट है? गुजरात का पार्ट है एंड कच्छ में एक विलेज एंड दैट इज़ दी मटानोमाद विलेज. ठीक है, सो इस जगह को ध्यान रख लेना. मटानोमाद विलेज इससे सिलेक्ट किया गया है एज ए मार्स एनालॉग साइट फॉर मंगलयान 2 मार्स मिशन टेस्टिंग बिकॉज यहाँ पर रिसर्चर्स ने रिसेंटली 55 मिलियन ईयर ओल्ड एक खनिज मिनरल उसके जो अवशेष रेजिड्यू है वो देखे है. एग्जैक्टली मिला है द जारोसाइट एक मिनरल जो कि मार्स का जैसा है एंड दैट्स वाई यहाँ पर मार्स एनालॉग साइट को के थ्रू जो मंगलयान 2 मिशन है उसके लिए रिसर्च की जाएगी मार्स लाइक स्टडीज़ के लिए. ठीक है, सो इस जगह को ध्यान रख लेना. कच्छ में लोकेटेड है गुजरात के and it is selected as a Mars analog site by the researchers for future Mars mission. Overall Mars mission को हम यहाँ पर देख रहे हैं. मंगलयान 1 that is also important. कब उसे लॉन्च किया गया था और कब एग्जैक्टली ऑर्बिट में पहुँचा था, दोनों डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो प्लान हुआ था 5 नवंबर 2013 को बाय इसरो और मार्स की ऑर्बिट में पहुंचा था 24 सितंबर 2013 सक्सेसफुली. ठीक है, इंडिया का पहला मंगलयान मिशन और सक्सेसफुली इसे हमने कंप्लीट किया था ऑर्बिट में पहुंच जाकर. नाउ यहाँ पे सेकंड है हमारा और इसका जो कॉस्ट आया था सबसे मिनिमम कॉस्ट पर हमने भेजा था मंगलयान 1 को एंड सम $74 मिलियन इतना कॉस्ट हमें लगा था ऑनली. चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. अगेन यहाँ पर एक सोलर ऑर्बिटर मिशन को हम डिस्कस कर रहे हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर रिसर्च के लिए. इस मिशन को लॉन्च तो 2020 में किया गया था लेकिन जो इसके रिजल्ट है वो हाल ही पब्लिश हुए एंड दैट्स वाई इसे हम डिस्कस कर रहे हैं. द क्वेश्चन, सोलर ऑर्बिटर मिशन इज अ जॉइंट मिशन कंडक्टेड बाय विच 2 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पर सोलर ऑर्बिटर मिशन को हम देख रहे हैं. काफ़ी पुराना मिशन है, 2020 में इसे लॉन्च करा था 2 स्पेस एजेंसी ने, लेकिन इसके जो रिजल्ट है वो ग्राउंड ब्रेकिंग है जो फ्यूचर रिसर्च में काफ़ी हेल्प हमारी करने वाले हैं. सो यहाँ पर जो 2 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है दे आर ESA एंड नासा का यह मिशन था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. 2020 में सोलर ऑर्बिटर मिशन को यहाँ पर भेजा गया था. नाउ फर्स्ट यह मिशन बन चुका है जिसने जो सन है उसके पोल्स की इमेजेस को कैप्चर किया है. सन का जो कोरोना है उसकी स्टडी यहाँ पर की है. कुछ टर्म्स को मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगी जो इस स्पेस क्राफ्ट जो गया था सोलर ऑर्बिटर मिशन के तहत उसके रिजल्ट से एसोसिएटेड है. द फर्स्ट टर्म इज सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकेंड इज कर्नल मास इजेक्शन. ये 2 वर्ड क्या है जो इस मिशन का रिजल्ट है. इन थिंग्स को आपको समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते विथ द सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर होता है क्या है, जो सन है विस्फोट करता है यानी एक्सप्लोजन करता है जिसे बोलते हैं हम सोलर फ्लेयर्स और इस विस्फोट के कारण यह रिलीज करता है सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो सन के एनवायरनमेंट से आगे जाकर कहाँ जाएगी, स्पेस में, देन अदर प्लैनेट्स के एनवायरनमेंट में. सो सोलर फ्लेयर स्मॉल एक्सप्लोजन उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे एंड दैट इज सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, द सेकेंड थिंग इज कर्नल मास इजेक्शन. जो सन है वो ह्यूज अमाउंट में प्लाज्मा को यहाँ पर रिलीज कर रहा है. प्लाज्मा क्या होता है, गैस के गुब्बारे, जैसे कार्टून्स में नहीं देखते लाइक आग की तरह जो फायर ऐसे रिलीज होती है, दैट इज CME. सो CME यहाँ पर ह्यूज प्लाज्मा है और इन दोनों की ओरिजिनेशन से जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आगे जाकर कहाँ पर जाएगा, स्पेस में, और अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा किसको, जो हमारी सैटेलाइट है, एस्ट्रोनॉट्स है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स भेजे हुए स्पेस ऑब्जेक्ट्स उनको ये हार्म करेगा. सो दैट्स वाई ये ऑर्बिटर मिशन गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं कर्नल मास सोलर एनर्जेटिक, इनसे कैसे बचा जाए, फ्यूचर जो भी मिशन है उन्हें कैसे यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके. एंड दैट इज़ द मेन रिजल्ट ऑफ सोलर ऑर्बिटिंग मिशन. होप दोनों टर्म आपको क्लियर हो चुके हैं एंड इनके नेगेटिव इफेक्ट क्या है ये भी आपको क्लियर हो चुके हैं. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन,
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI? तो GPI को हम डिस्कस कर, दैट इज़ ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर क्या रिकॉर्ड की गई है, 115 रैंक पर है हम, ठीक है। लास्ट हमारी जो रैंकिंग थी उससे से तो हम काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। प्लीज़ नोट 2024 में हमें यहाँ पर 116 रैंक मिली थी ग्लोबल पीस इंडेक्स में, शांति से रहने के लिए जो जगह है। 2023 में सेम इंडेक्स में हमें 126 रैंक मिला था। 2020 में हमें इन लोगों ने 139 रैंक दिया था ना। 2025 का इंडेक्स 115 रैंक हमें मिला है। दिया किसने? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यह एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है और उनका ये इंडेक्स है ग्लोबल पीस इंडेक्स, और हमें इन्होंने 115 रैंक यहाँ पर दिया है। और टॉपर कौन है यहाँ पर? आयरलैंड इज़ द सेकंड, न्यूजीलैंड थर्ड रैंकर है यहाँ पर। और हमारे नेबर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो बांग्लादेश की 1, 2, 3 रैंक यहाँ पर आई है, पाकिस्तान की 144 रैंक यहाँ पर आई है, अफ़गानिस्तान की 158 रैंकिंग यहाँ पर आई है। इवन यूनाइटेड स्टेट की जो रैंकिंग है वो 132 है, चाइना की रैंकिंग 88 है और हमारी रैंकिंग यहाँ पर 115 रही। एंड द इंडेक्स इज ग्लोबल पीस इंडेक्स बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। मूविंग ऑन, देन नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी? सो इंडियन आर्मी की रिसेंट एक्सरसाइज युद्ध कौशल, इसका 3.0 वर्जन, और कहाँ पे इसे कंडक्ट कराया गया? प्लीज़ नोट, अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली ये हुई है, सो दैट नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर हिमालय रीजन में उसके लिए जो प्रिपरेशन है, शोकेसिंग रेडीनेस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर इन द हिमालय, इसे यहाँ पर शोकेस किया गया। एग्जैक्टली अरुणाचल प्रदेश के कामिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इस एक्सरसाइज का जो 3rd एडिशन है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ बाय द इंडियन आर्मी, सेल्फ रिलायंस, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस और जो भी कोऑपरेशन है उसे बूस्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। And where was India's first tempered glass manufacturing facility for mobile devices launched? So recently इंडिया में जो हमारे मोबाइल फ़ोन है उसमें जो टेम्पर लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटी स्टार्ट होने जा रही है, फैसिलिटी स्टार्ट होने जा रही है, और कहाँ पर यह स्टार्ट होगी? एंड दैट लोकेशन विल बी नोएडा। तो रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव, उन्होंने अनाउंस करा है कि इंडिया अपनी फर्स्ट टेम्पर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो स्टार्ट करेगा नोएडा में। इसके लिए हमने जो क्लैब है वो किसके साथ करा है? USA बेस्ड एक कंपनी है, दैट इज़ ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, इनके साथ हमने कोलैब करा है और नोएडा में हम हमारी पहली टेम्पर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करेंगे। ये जो फैसिलिटी है इस ब्रांड के साथ ओपन की जाएगी। द ब्रांड इज़ इंजीनियर बाय कर्निंग, और इसके साथ जो टेम्पर ग्लास है उसकी इंडिया में यहाँ पर जो सेल है उसको देखा जाएगा, मेड इन इंडिया, इंजीनियर बाय कर्निंग। ओवरऑल यहाँ पे कुछ डेटा हाईलाइट हुआ। जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है 11.5 लाख करोड़ से हमारी इंक्रीज़ हुई है लास्ट 11 ईयर्स में। एक्सपोर्ट हमारा 3 लाख करोड़ तक पहुँचा है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम यहाँ पर जो रिलाइंग हमारी गोल है उसे बूस्ट कर रहे हैं। चलिए द लास्ट क्वेश्चन, When is National Nutrition Week observed in India? So National Nutrition Week और इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 to 7 of September को ऑब्जर्व किया जाता है द राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। और इस बार थीम क्या रही इस वीक के लिए? ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, यह थीम रही, जो कि शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल का जो भी लेवल है उसके लिए यहाँ पर अवेयरनेस को प्रमोट किया गया। ओवरऑल ये जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है इसे किसके थ्रू हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सो दैट हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन, लिटरेसी एंड बैलेंस डाइट को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। सो डेट को ध्यान रख लेना, वीक को ध्यान रख लेना, 1 to 7 September as a National Nutrition Week by the Ministry of Health and Family Welfare. The next one, मेला पट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो एक फेस्टिवल अब रिसेंटली न्यूज़ में, दैट इज मेला पट फेस्टिवल, और कहाँ पर इसे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है? जम्मू कश्मीर में इसे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड लॉर्ड वासुकी नाग को ऑनर करने के लिए इस फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट करता है। एग्जैक्टली 2 टाइप के कल्चर है और उनको डेडिकेटेड है द मेला पट फेस्टिवल, एम्परर अकबर एंड किंग नागपाल। और नाग पंचमी के बाद इसे सेलिब्रेट किया जाता है 7 days आफ्टर द कैलाश यात्रा। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है किस स्टेट से एसोसिएटेड है? जम्मू कश्मीर का है द मेला पट फेस्टिवल। एंड यहाँ इस फेस्टिवल में ढाकू डांस को परफॉर्म किया जाता है। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं।
कुछ डाउट्स है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज जो क्विज की क्वेश्चन है वो कल्चर एंड आर्ट जो करंट अफेयर है उससे एसोसिएटेड है, दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। For more information, you can check the description box just below the video, and thank you for watching.